अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम मिले, मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं। कैसरबाग बस अड्डे की दीवार पर लिखी थी ये लाइन। आते वक्त देखा था, लखनऊ शहर में घुसने से लेकर बस अड्डे तक के बीच 2-3 जगह और यही लिखा था। कोशिश मुस्कुराने की बदस्तूर जारी थी। नया शहर, सपनों भरी आंखें। कॉलेज का पहला दिन था। मैं ऐसी फिल्मी लफ्फाजी क्यों करूं, जब मुझे ढंग से याद है कि तीसरा दिन था। शुरू के 2 दिन तो लेक्चर हॉल ढूंढने और सिलेबस नोट करने में चले गए थे। क्लास 1 महीने पहले से चल रही थी, पर NDASSB के चक्कर में पड़ने की वजह से मैं अगस्त में आया था। कॉलेज गेट से घुसते वक्त भी कई चेहरे मुस्कुरा रहे थे। कुछ ने सनग्लासेस लगा रखे थे, कुछ ने ईयरफोन। कुछ लड़के लड़कियां एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे यारी निभा रहे थे। कभी कभी अचानक खिलखिला पड़ते थे, जब मेरे नए दोस्त बनेंगे तो मैं भी इस माहौल में ढल जाऊंगा। मैं धीरे धीरे सिर झुकाकर चल रहा था। मेरे लिए सब कुछ नया था, पहली बार था। अपने आसपास की हर चीज को ऑब्जर्व कर लेना चाहता था। एक जगह ज्यादा चहल पहल थी, साइंस कैंटीन का बोर्ड लगा था वहां पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी हर साल जुलाई अगस्त में गुलजार रहती थी। स्कूलों से निकलकर नई फसल आई होती थी, पूरा कैंपस लहलहा रहा होता था। मेरी उम्र का 18वां पड़ाव था और अब तक मेरा ये भरम लगभग टूट गया था कि मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। हालांकि यह भरम लगभग हर लड़के को 15-16 साल की उम्र तक रहता है। अब मैं धीरे धीरे आरामपसंद मौजी होता जा रहा था। मैं BA करना चाहता था, पर पिताजी को मेरी प्रतिभा पर संदेह था, इसलिए बीटेक कराना चाहते थे। मैं बीटेक नहीं करूंगा, मुझे नहीं जाना प्राइवेट जॉब की टाई बेल्ट गैंग में। चाहे दुकान खोल लूं, अपनी तो होगी। अच्छा, इंटर में अच्छे नंबर क्या आ गए, ये अभी से अपनी जिंदगी के मालिक बन गए। BA करेंगे, BA के लिए लखनऊ भेज रहा हूँ। पिताजी मां पर चीखे थे। पूरे खानदान की इज्जत की दुहाई और लंबे गृहयुद्ध के बाद बात BSc पर बनी। BSc विद फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया था, उससे गरीब वर्ग था इलेक्ट्रॉनिक्स और सबसे दया के पात्र केमिस्ट्री में थे। फिजिक्स और मैथ में सबकी कंबाइंड क्लास चलती थी, इसलिए ये बड़े विभाग थे। बाकी के विभाग इधर उधर बिखरे हुए थे। सबसे पहली क्लास फिजिक्स की होनी थी, जो लेक्चर हॉल में होती थी। क्लास की टाइमिंग 9:20 थी और मैं 9:18 पर पहुंचा। मैंने अंदर झांककर कंफर्म किया, BSc फर्स्ट ईयर। एक चश्मिश लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। क्लास पहले से ही आधी भरी हुई थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि पहले आने और सीट छकाने की परंपरा को यहाँ के छात्र संजोए हुए होंगे। फिजिक्स का क्लासरूम सीढ़ीनुमा थिएटर की तरह था। किसी राजा के डाइनिंग हॉल जैसी ऊंची छत थी, जिससे झूमर के बजाय जाले लटक रहे थे। हॉल के बीचों बीच किसी स्वर्गीय आशुतोष सिंह की तस्वीर लगी थी, जो शायद पढ़ते पढ़ते शहीद हुआ था। एंट्री करते ही हॉल के एक तरफ स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट लगी थी, दूसरी तरफ माइक डेस्क। क्लासरूम अखंड भारतीय संरचना के अनुसार 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ लड़कियां बैठी थीं, दूसरी तरफ सभ्यता के विकास में पीछे छूट गई मेरी जाति के लोग। बीच में ऊपर चढ़ने के लिए एक चौड़ा रास्ता था। उम्मीद पाले आया था कि इंटर के सूखे के बाद कम से कम ग्रेजुएशन में तो गलबहियां वाले फूल खिलेंगे, पर यहाँ भी वही कुप्रथा। एक तरफ लड़के, एक तरफ लड़कियां, हाहंत। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी थी, जहां नए छात्र के घुसते ही लोग मुंडा कुक्कड़ कमालदा करके नाचने गाने नहीं लगते। सब व्यस्त थे, एक बार नजर उठाई, फिर अपनी कॉपियों में घुस गए। बिजी पीपल। मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, राजरजत सिंह चौहान। साला नाम से ही ऐसा लगता है जैसे खेत बेचकर आए हों पढ़ने। क्या जरूरत थी माताजी को ऐसा पान मसाला टाइप नाम रखने की। राजरजत। मैंने अपने नाम पर उंगली चलाई, जैसे पीछे बैठे बच्चों को कन्फर्म कराना चाहता हूँ कि मैं भी इसी क्लास का हूँ। फिर पीछे मुड़ा और चुपचाप सबसे पीछे ऊपर की सीटों पर जाकर बैठ गया। अपने अगल बगल नजर फिराई।
दोनों तरफ पुरापाषाण काल के पंखे लगे हुए थे, जो दीवारों पर किनारे से लगाए थे, क्योंकि छत तो बहुत ऊंची थी। क्लासरूम इतना बड़ा था कि मेरे पीछे भी 4-5 पंक्तियां खाली थीं। मैंने ध्यान दिया कि वहां एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। सब झूठा काम छाप रहे थे, पर मशगूल ऐसे थे जैसे नासा में सीनियर एनालिस्ट हों। कुछ लोग इंटर पास करने के बाद नया नया मोबाइल पा गए थे, तो क्लास में गाने वाने भी बज रहे थे। तू जाने ना और तुझमें रब दिखता है टाइप। हनी सिंह के सामाजिक गाने अभी तक आए नहीं थे। मैं सबसे पीछे बैठा सारे लड़के लड़कियों के बारे में अपनी राय बनाने लगा। अरे इनको देखो, ये महाशय तो गिटार लेकर बैठे हुए हैं। साउंड पढ़ाया जाएगा क्या आज? सिलेबस में है क्या? अभी तो मैंने बुक्स भी नहीं खरीदी हैं। उस लड़के के हाथ में क्या है? रजिस्टर। देहाती लड़के, वो आईपैड है। मेरे बैग में क्या है? एक मेनका की रफ, जिस पर लिखा हुआ है सिर्फ बुद्धिमानों के लिए, सिलोग्रीफर की 2 नीली काली पेन और सैनिक का पुराना ज्योमेट्री बॉक्स। मेनका की रफ ने मुझे थोड़ी बुद्धिमत्ता का एहसास कराया। पहले साल टॉप करके कुछ इमेज बनाई जाए, तब थोड़ी पहचान होगी, मैंने अपने आप को बताया। क्लास में हल्का हल्का शोरगुल भी था। सर के आने में अभी 5 मिनट बाकी थे और कुछ स्टूडेंट्स अंदर बाहर हो रहे थे। पता किया तो सर 9:30 पर आते थे और मैंने निर्णय लिया कि कल से मैं 9:28 पर आऊँगा। मुझे क्या पता था कि मेरा यह निर्णय अगले कुछ मिनटों में धराशायी होने वाला है। इस माहौल को चीरती हुई एक लड़की हाथ में पन्ना लहराते घुसी। लंबाई 5-4 रही होगी। अपने से लंबी लड़कियों को तो मैं नोटिस ही नहीं करता, पता है, रेंज में नहीं है। शक्ल कुछ अंकिता लोखंडे जैसी थी। बालों में बेतरतीब जूड़ा बनाकर बड़ी सी पिन खोंसी हुई थी, पर एक लट बार बार सामने आने की गुस्ताखी कर रही थी और वह हर बार उसे कान पर चढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। केयरफुल केयरलेसनेस का बेहतरीन उदाहरण। उसने ब्लैक कलर की स्किन टाइट जीन्स पहनी हुई थी, पर नीचे चप्पल थी। गोरे पैर उस पर ब्लैक नैरो बॉटम जीन्स। अगर काले पैर होते तो आप ऑडियो बुक यहीं बंद कर देते। और हाँ, भारत में रंगभेद बिल्कुल नहीं है। ऊपर नीले रंग का कुछ पहना हुआ था। नाम पता नहीं तो टॉप ही कहो न। इधर उधर से 3-4 स्ट्रिप्स आकर कपड़े को लटकाए हुए थी किसी तरह। लेकिन सिलेबस पूरा कवर्ड था। सिलेबस कवर हो तो टॉप मार लेना चाहिए। गाइज, मैंने टाइम शेड्यूल चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन रेडी कर दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने साइन कर दिया है। You guys follow up and if anybody got any correction, most welcome। उसने हाथ उठाकर क्लैप किया और सारी क्लास का ध्यान अपनी ओर खींचा। गजब एक्सेंट है इसका तो। मतलब अंग्रेजी हमको भी आती है, पर हम बोल नहीं पाते। और इन कॉन्वेंट वालों को आती कम है, बोलते ज़्यादा हैं। उसने एप्लीकेशन का पन्ना सबसे आगे वाले स्टूडेंट के सामने रख दिया और उसकी शर्ट की जेब में से पेन निकालकर उसके सामने पटक दिया। अपने हाथ जेब में डाल लिए और अपनी ही धुन में एड़ियों के सहारे हिलने लगी। सबके साइन ले रही थी, थैंक यू वाला मुंह बनाकर मुस्कुरा भी रही थी। जब कोई पढ़ने की कोशिश करने लगता तो वो उंगली दिखाकर बता देती, यहाँ साइन करना है। एटीट्यूड ये था कि ला मार्टिनेआ की लड़की का लिखा एप्लीकेशन है, चुपचाप साइन करो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पन्ना रेंगते रेंगते जब मेरे पास पहुंचा तो मैं अपनी आदत के अनुसार प्रूफ रीडिंग करने लगा। अपने पिछले स्कूल में सबकी इंग्लिश में ही करेक्ट करता था। इससे पहले कि वह साइन करने की जगह उंगली दिखाती, मैंने बिना देखे ही हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसने मुझे घूर कर देखा। जाहिर है उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी जेब से नीली सिलोग्रीफर निकाली और वी रिक्वेस्ट योर हम्बल परमिशन काटकर वी हम्बली रिक्वेस्ट योर परमिशन कर दिया। फिर आगे पढ़ने लगा। अगर आप किसी कॉन्वेंट माई मिस्टेक, कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की की इंग्लिश में गलती निकाल दें तो एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। और कुछ हो न हो, एटीट्यूड जरूर होता है। पन्ने को घूर ऐसे रही थी कि काश कहीं से गलती निकाल दे। पर इंटर में इंग्लिश में 94 नंबर लाना छोटी बात थी क्या।
भले मेरी शिक्षा प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक विद्यालय और जनता इंटर कॉलेज में हुई थी, मगर रेन एंड मार्टिन और नॉर्मन लेविस से मेरी भी दोस्ती थी। एक्सक्यूज मी, हमारी रिक्वेस्ट हम्बल होगी, न कि मैम की परमिशन, मैंने कागज पकड़ाते हुए कहा। यह मेरी धृष्टता थी या कॉन्फिडेंस कि मैंने गलती बताने के बजाय उसके फेयर एप्लीकेशन को काटकर उसके ऊपर लिख दिया था, जैसे मैं कोई टीचर हूँ। उसने आगे आ रही बालों की लट को एक बार फिर कान के पीछे किया, हल्के से होंठ आगे किए और भावे उचकाई। मैं ये देखते हुए यह एक्टिंग कर रहा था कि उसे नहीं देख रहा हूँ। थैंक्स, मैंने नोटिस ही नहीं किया था। फिर तिरछा सा मुस्कुराए। बाय द वे आई एम प्रेरणा दीक्षित, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाथ आज तक मिलाया ही नहीं था, किसी लड़की से जन्म से चरण स्पर्श करते चले आ रहे थे, इसलिए कंधे के पास से ही हाथ हिला दिया। हेलो, आई एम रजत। कौन बोले इतना लंबा नाम? राजरजत। चीजों को शार्ट करने के जमाने के वो शुरुआती दिन थे। दी डॉक जीज नया नया सुनने में आ रहे थे। वह हाई फाइव मारकर चली गई। जाते वक्त भी मुस्कुरा रही थी, क्या कह नहीं सकता। मैं उसे पीछे से जाते हुए देख रहा था। लेक्चर हॉल के हिसाब से मैं सबसे ऊपर बैठा था और वह सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रही थी। मेरे बाद किसी का सिग्नेचर नहीं लेना था। सोच रही होगी कि आखिर क्यों ही वह मेरा साइन लेने आई। कल तक तो मेरा वजूद भी नहीं था इस क्लास में। एक साइन के चक्कर में एप्लीकेशन ही कटवा लिया। उसने मेरा नाम तो जरूर देखा होगा, राजरजत सिंह चौहान नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने उसे कुछ और बताया है। रजत, मेरा इंजन 3-4 किक में स्टार्ट होने वालों में से था और ये सेल्फ स्टार्ट जमाने की लड़की थी। ये वो दौर था जब मोबाइल पर अगर अननोन नंबर से कॉल आ जाए तो लड़के शीशे के सामने हाथ फेरकर कहते थे, कुछ तो बात है मुझमें। साइलेंस। अग्निहोत्री सर आ रहे हैं। प्रोफेसर अग्निहोत्री बाल संवारते हुए क्लास में घुसे। बाल चिपकाए हुए 2 चप्पू स्टूडेंट्स भी सर से बतियाते हुए घुसे। ओके ओके, हाँ, अंतराग्नि फेस्ट न, हाँ, ठीक है, ऑफिस में रुको। अग्निहोत्री सर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ क्लास की ओर देखा और धीरे से अपनी 5 रुपए वाली कंघी पीछे वाली जेब में डाल ली। मन ही मन सोचा, ठीक ठाक बच्चे आ गए हैं। सर क्लास की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे, मुझे लगा कुछ कहना चाहते हैं। गुड माँ, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। बैठ जा बेवकूफ आदमी। अग्निहोत्री सर मेरी लो क्लास हरकत देखकर मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुरा दिया। बाकी लड़कों ने मुझे पलटकर इस नज़र से देखा, मानो कह रहे हों न्यू स्टूडेंट। मैं वापस बैठ गया। क्लास के बाद सर ने इशारे से मुझे बुलाया और पीछे मुड़कर ब्लैक बोर्ड का लिखा मिटाने लगे। मेरे दिल में तनिक धक धक हुई। क्लास के बच्चे एक एक कर निकल रहे थे। उनके पास तरह तरह के बैग थे। मैंने धीमे से अपना बैग समेटा, शर्ट कोंची, बेल्ट ठीक की और सिर झुकाकर धीरे धीरे उतरा। इतनी देर में मैंने मन ही मन न्यूटन के 3 नियम रिवाइज कर लिए थे। कोई भी पुराना प्रोफेसर इसी से परख की शुरुआत करता है, मैं ये बात जानता था। न्यूटन का 3rd लॉ उसका फेवरेट होता है। एवरी एक्शन है एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पर एक्साइटेड लड़का यही गलती कर बैठता है। उससे लगता है मामला यहीं तक है, पर प्रोफेसर आगे सुनना चाहता है कि बट बोथ फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, वही तो क्रक्स है। ये सब ज्ञानगंगा में गांव से ही लेकर चला था, परंतु प्रोफेसर अग्निहोत्री उन खबीस प्रोफेसर्स में से न थे। बहुत ही फ्रेंडली और जिंदादिल आदमी थे। उन्हें मैं देशी आदमी लगा। कहाँ से? गोंडा। अच्छा, गोंडा में कहाँ से? सर ने अपने बिखरे हुए कागजों को फाइल में समेटते हुए कहा। एक तो इन प्रोफेसर्स का क्षेत्र ज्ञान बहुत होता है। अगर आप कहेंगे सर मैं फिनलैंड से हूँ, तो ये कहेंगे फिनलैंड में कहाँ से? ये हर जगह होकर आए होते हैं। जी बेलसर से। लैंडमार्क भी बता दूं क्या? सब्जेक्ट्स क्या क्या लिया है? सर कंप्यूटर साइंस। मेरे कंप्यूटर साइंस बताने में गर्व और सम्मान अपने आप ही घुल गया था। CS बताने से पता चल जाता है कि बाकी 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ ही होंगे, और दूसरी बात, लड़का इंटरमीडिएट में टॉपर रहा होगा, तभी CS मिला है। सर ने अपना चश्मा उतारा
शर्ट के कोने से पोंछा, फिर कोने में लगे इकलौते बल्ब की रोशनी की तरफ ले जाकर परखते हुए बोले, कंप्यूटर साइंस। हम बिश्नोई के टच में रहना। मैंने, जी सर, मैं गर्दन हिलाई जैसे मैं जानता हूँ कि ये बिश्नोई कौन है। चश्मा ठीक से साफ हो गया था, उन्होंने पहन लिया। उनके चश्मे के मोटे फ्रेम को देखकर मुझे याद आया कि जिसे हम बचपन में वर्णमाला में पढ़ते थे, ऐसे ऐनक, ये वही ऐनक है। इसको चश्मा कहना इसका अपमान है। सर चलने वाले थे, फिर मेज का कोना पकड़कर रुक गए, अपनी ऐनक से झांकती पैनी नजरों की नोक को मेरे माथे पर फोकस किया और एक एक शब्द तोलते हुए बोले, अपने खास स्टूडेंट्स के लिए कुछ चूरन चटनी रखता है। प्रैक्टिकल के टाइम मेरा नाम बता देना, जो भी माल मसाला उसके पास होगा दे देगा। जी सर। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये बिश्नोई है कौन, जिसकी कैंपस के अंदर ही किराने की दुकान है। परंतु बाद में पता चला कि बिश्नोई सर कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हैं और चूरन चटनी से तात्पर्य एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट नोट्स से था। मैं सर से बात कर ही रहा था कि वह चाहकर बाय करके चली गई। सर मुस्कुराए और बोले, पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत उम्मीदें लेकर भेजे गए हो। मेरे कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। बताओ, सर ने मुझे पहले ही दिन चेताया था कि पढ़ाई पर ध्यान दो। काश सुन उनकी बात, पर हुई ही वही जो राम रची राखा। कॉलेज 5:30 बजे खत्म हुआ। कमरे पर आकर मैंने बैग एक तरफ फेंका और स्टडी टेबल से कुर्सी खींचकर बैठ गया। किराए पर लिए इस कमरे को मैंने अभी तक व्यवस्थित भी नहीं किया था। आधा सामान बैग में था, आधा बिस्तर पर पानी की बोतल उठाई और अंगड़ाई लेकर कुर्सी को आराम कुर्सी बना देने का जतन किया। दिन भर की खुमारी उतर ही नहीं रही थी। हाय, आई एम प्रेरणा, प्रेरणा दीक्षित। अच्छा नाम है, नहीं? इससे रोज कॉलेज जाने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि प्रेरणा मिलेगी। यही करने आए हो क्या यहाँ पर? अरे, इससे पढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी। टॉप करने की प्रेरणा मिलेगी। क्या टॉप करने से प्रेरणा मिलेगी? चुप रहो बेवकूफ़ आदमी। ये सोचो कि आज खाना कहाँ खाओगे। 3 दिन से जो पनीर और अंडा करी की अमीरी छाई है, आज से खाना रूम पर बनेगा। समझे? नहीं, नहीं, कल से। उठा और विवेकानंद अस्पताल के नीचे पांडे ढाबा की तरफ चल पड़ा। नया नया पता चला है कि 30 रुपए में डबल अंडा एग करी देता है, वो भी ग्रेवी कितनी भी बार रिपीट करवा लो। इंटर में पढ़ा था कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया खाने के बारे में सोचने से ही शुरू हो जाती है। 5 रुपए में रोटी देता है, 6 रोटी बराबर 30, टोटल खर्चा इक्वल 60 रुपए के हिसाब से अगर महीने का। क्या मैं भी पूरी मैथमेटिक्स इसी में लगा दूंगा क्या? मैंने ताला बंद किया और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मकान मालिक को इशारा किया, खाना खाने जाता हूँ। सामने गली में एक लड़की कुत्ता टहलाती हुई दिखी। मुझे फिर उसकी याद आई। उद्धरण चिन्ह, आई एम प्रेरणा, प्रेरणा दीक्षित। जाते वक्त बाय भी किया था उसने। मैं सर के साथ खड़ा था, नहीं तो खुलकर बाय करता, या हो सकता है मैं उसके साथ चल देता और पूछता कि उसके बाकी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। मैं कहता, मैं यहाँ नया आया हूँ और अरे ओ राजरजत सिंह चौहान, अबे कोई बॉलीवुड थोड़ी न है जो तुम अपने आप को गांव से या बताओगे तो वह शहर घुमाने लगेगी। अबे ये रियल लाइफ है, ज्यादा लपल पाओ नहीं, नहीं तो। खैर कल तो मिलेगी ही। चप्पल पहने हुई थी, गरीब घर से है क्या? भक, इसका मतलब है कि वो खुले विचारों की है। हाँ, खुले कपड़ों की भी है। कर दी छोटी बात। यू हैव नो राइट टू कमेंट ऑन हर ड्रेसिंग चॉइसेस। बजरंग दलिया कहीं के। रात सोने से पहले माँ का फोन नहीं आया। उसी की तुलना चलती रही। कुछ अलग है उसमें, बाकी कॉन्वेंट लड़कियों की तरह नहीं है। तोतापरी गैंग से भी नहीं है, जो चढ़ाकर लगाए लिप ग्लॉस और खुले हुए बालों से हमें ललकारती हैं। एक स्मार्टनेस है जिससे खुद को कैरी कर रही थी। एक आकर्षण है। राजरजत जी मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं। सो जाओ गधे, 2 बज गए हैं। कल कई सामान खरीदने हैं। अलार्म बंद कर दो, वरना तुम्हारा ये नोकिया 2700 क्लासिक 5 ही बजे टिन टिन करेगा। आस्था कोचिंग, ऑल सब्जेक्ट्स
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कॉमर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन, इंटरमीडिएट से लेकर एमएससी तक। नोट: आईआईटी का मॉर्निंग बैच शुरू हो गया है। 3rd फ्लोर, रास्ता इधर से है। 3 मंजिल जीना चढ़ने के बाद रास्ता एक छोटी गली में खुला। बरसात के मौसम की वजह से दीवारों में सीलन और हवा में बासी गंध आ गई थी। गली की एक तरफ 4-5 बैग लटकाए स्टूडेंट्स गप लड़ा रहे थे। बगल ही एक छोटे स्टूल पर बिस्लेरी की 20 लीटर की फिल्टर्ड वाटर टंकी रखी थी, जिसके ऊपर राजू वाटर सर्विस का कैन औंधाया हुआ था। दूसरी तरफ प्लाई से पार्टीशन किए गए कमरों की कतार थी। सामने एक व्यक्ति रजिस्टर में घुसा हुआ, शायद मैनेजर, कुर्सी मेज लगाए बैठा था। उसके पीछे की दीवार पर कोचिंग के भूतपूर्व मकबूओं की तस्वीरें लगी थीं। चुहल करते हुए वे लड़के शायद क्लास टाइमिंग से पहले आ गए थे और आंखों ही आंखों में मुझे "तुम कौन?" का संकेत दे रहे थे। मैंने अपना परिचय अंग्रेजी में दिया और उन्होंने भी हाथ हिलाकर माइसेल्फ किया। वे यूनिवर्सिटी कैंपस के न होकर शिया पीजी क्रिश्चियन कॉलेज के सीनियर थे और पिछली क्लास छूटने का इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी और कैंपस स्टूडेंट होने के इस उज्जपूर्ण परिचय के कुछ ही देर में मैं उनके नाम भूल गया। हाँ, ये जान लिया कि बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास C002 में चलती है और ये खड़ूस मैनेजर ट्रायल क्लास नहीं देगा। जल्दी से मैनेजर की नज़र बचाकर C002 में दाखिल हुआ। हम ग्रामीण लोग मेले में मटका भी ठोंक बजाकर खरीदते हैं, फिर तो यह कोचिंग थी। ट्रायल क्लास कैसे नहीं लेते। अंदर पहुंचकर विजय गर्व से चारों तरफ गर्दन फिराए और इत्मीनान की सांस ली। यहाँ भी वही कुप्रथा, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियाँ। सर्वम दुःखं। क्यों समाज ने हमें इतना दूर कर दिया है। मैं भारतीय समाज में फैली इस असमानता की कड़ी निंदा करता हूँ। ऊपर रिरियाता पंखा मुझे घूर रहा था। बेटा, चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाओ, बीच में तो मैं कभी भी गिर सकता हूँ। आगे की सीट खाली थी। कक्षा 1 से चली आ रही आदत के अनुसार मैं सीधा पहली सीट पर जाकर बैठा। टीचर से अच्छे संबंध बनाने की यह पहली सीढ़ी है और कुछ अवांछनीय लाभ भी हो जाते हैं। अगल बगल देखकर मैं पहचानने की कोशिश करने लगा कि इनमें से कौन सा चेहरा मैंने यूनिवर्सिटी में भी देखा है, परंतु मेरी याददाश्त ने बहुत साथ नहीं दिया। प्रेरणा पक्का गुरुकुल वाली कोचिंग में होगी, मैंने अपने आप को बताया। या शायद वह आज आई न हो, या वह कोचिंग करती ही न हो। मैं ये ख्याली दाल छौंक ही रहा था कि मैंने एक लड़के को जस्ट अपने दाएं खड़े पाया। यह उसकी जगह थी। कहीं और बैठ जाओ, यहाँ मैं बैठता हूँ। उसके लहजे में आदेश का भाव था। वह मेरे उठने को लेकर एकदम निश्चिंत था, दूसरी तरफ देख रहा था। मैं थोड़ा खिसक गया कि भाई साथ ही बैठ जाओ, परंतु वह एक छत्रराज वाला आदमी था, झुंझला कर पीछे बैठ गया। आ जाते हैं गंवार, वह बुदबुदाया। मैंने सिर झुका लिया और अपने आप को गौर से देखने लगा। मैं गांव से आया जरूर था, पर मैं इतना गंवार नहीं था। न मेरी बेल्ट पर "मैंने प्यार किया" लिखा था, न ही मेरे पास में सलमान खान का "तेरे नाम" वाला फोटो था। कढ़ाई वाली जीन्स को तो आज सुबह ही कमरे में डालकर ताला मार दिया था। पता नहीं उसने मुझे गंवार क्यों कहा। मैंने उसकी तरफ देखा, वह दूसरी तरफ देखने लगा। एक टीचर लंबे डग भरते हुए क्लास में घुसे। आते ही मैनेजमेंट पर बिलबिलाए, इन टीचर्स को पता नहीं कि क्लास से निकलो तो ब्लैक बोर्ड एकदम साफ करके निकला जाता है। डेट भी कल की पड़ी है। ये सब चीजें बीएड में सिखाई जाती हैं। और पूरी क्लास को गुस्से की नज़र से देखने लगे। बच्चे अपनी कॉपियों में घुस गए और मैं अजीब से अपराधबोध में नीचे देखने लगा। पीछे पलटे और बोर्ड पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोकन डायग्राम, बेंजीन रिंग बनाई और अपने चिथड़े नोट्स जो वे हर बैच को चिपकाते रहे होंगे, उल्टने लगे। मैंने कनखियों से झांका। ओ बेंजीन रिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैठ गया मैं। गलत क्लास में। धत, वो भी सबसे आगे की सीट पे। मैंने अपना माथा पीट लिया। बहुत अच्छे बेटा, और बनो ज्ञानी, जेम्स बॉन्ड। जल्दबाजी में गलत क्लास में ही घुस गए। बेवकूफ। गलत नहीं कह रहा था ये पीछे वाला लड़का,
सही में देहाती हो तुम। मैं तनाव के मारे अगल बगल देख रहा था, अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सर जैसे ही ब्लैकबोर्ड की तरफ पलटे, मैं सरक कर पीछे उस लड़के के पास आ गया। उसने मुझे देखकर मुंह बनाया पर मैंने इग्नोर कर दिया। स्मार्ट लग रहा था, समुद्री हरे रंग की शर्ट पहने हुआ था, जिसकी बाहें ऊपर तक चढ़ी थीं और नीचे से एक पट्टी निकलकर ऊपर मोहरी को थामे हुए थी। ये फैशन उस समय नया नया आया था। ब्लैक जीन्स पहनी थी, बाल स्टाइल में खड़े थे, बगल में हेलमेट रखा हुआ था, मतलब बाइक से आता था। बैठने में एक एटीट्यूड था और चेहरे पर रौब, जिससे मुझे पता चल गया कि बगल की सीट की लड़कियां मुझे नहीं, उसे देख रही थीं। कोचिंग संस्थान सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं। ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से है। क्या ये किसी केस में अपने इलेक्ट्रॉन्स देता भी है? सर ने क्लास की तरफ देखे बिना ही पूछा। जवाब न मिलने पर वे आप ही शुरू हो गए। पता नहीं कैसे इंटरपास करके चले आते हैं आप लोग और एडमिशन भी मिल जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। 90%, 95% मजाक बना दिया है बोर्ड एग्जाम्स का, रिजल्ट की महंगाई है और कुछ नहीं। एक हमारा समय था, नकल करो तो सीधे जेल। प्रथम श्रेणी में पास का मतलब था बहुत बड़ी बात, और अब मजाक हो गया है। यही हाल रहा तो इश्तेहार आएंगे, स्वीपर्स रिक्वायर्ड एंड ग्रेजुएट्स प्रेफर्ड। वो अपने ह्यूमर को शाबाशी देते हुए खुद में ही हंसे। ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाते हैं, बगल वाले लड़के ने व्यंग्य किया। मैं ठीक से हंस भी नहीं पाया। तुम बताओ जो मैंने अभी पूछा है। जी मैं। हाँ तुम ही। क्या नाम है तुम्हारा? मॉडलिंग करने कोचिंग आते हैं? सर अपने में बुदबुदाए। जी युवन। हाँ तो किस केस में ऑक्सीजन ऐसा बिहेवियर शो करता है? जी वो। जी सवाल आसान सा था पर जवाब उसे नहीं पता था। बेचारा झिझक में अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था, फोल्डेड बाहें खोल रहा था। पूरी क्लास बगलें झांक रही थी कि अब न जाने किससे पूछ लेंगे सर। सर ने तिरस्कार से उसकी तरफ देखा, उसे बैठने को भी नहीं कहा, अपना चश्मा उतारा, पूरी क्लास की तरफ उत्तर की नाउम्मीदी से देखा, फिर लिया और ब्लैकबोर्ड की तरफ पलटते हुए बोले, ब्लडी कॉन्वेंट प्रोडक्ट। सर जैसे ही पलटे, मैंने उसकी कॉपी में ऑक्सीजन फ्लोराइड का फॉर्मूला बना दिया। उसने बता दिया। प्रोफेसर साहब पहले चौंके, फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए। क्लास के बाद हम मिले। वो अपनी यामाहा FG पार्किंग अवैध से निकाल रहा था। पार्किंग वाले को बिना पैसे दिए अपनी पर्ची निकाल लेने का इशारा किया था उसने। फिर मेरी तरफ देखा। हाय यू वन हियर, थैंक्स। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय राजरजत सिंह चौहान। मैंने भी हाथ गर्मजोशी से मिलाया। युवान आगे। हम देहाती लोग सरनेम जरूर जानना चाहते हैं, जातिवाद अब तक गया नहीं है अंदर से। युवान सिंघानिया। उसने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। ऊपर से किसी के खिलखिलाने की आवाज आई। मैंने सर उठाकर देखा, कुछ लड़कियां उसे ऊपर से झांक रही थीं, एक दूसरे को कुहनियाकर हंस रही थीं, परंतु उसने उधर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी मुड़ते हुए मुझसे मुखातिब हुआ, कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं बस यहीं हॉस्टल तक जा रहा हूँ। मेरी आंखें इधर उधर चकर मकर देख रही थीं, जैसे मैं इस नई दुनिया को अपने अंदर बिठा लेना चाहता हूँ, या मेरी आंखें किसी पहचान को ढूंढ रही थीं। चारों तरफ सजी हुई दुकानें, तेजी से भागती गाड़ियां और रोशनी की चकाचौंध रात के ठंडे आगोश का असर कम कर रही थी। बैठो, मैं उधर चौक साइड ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। उसकी आवाज में ठहराव और आत्मविश्वास था। वो आत्मविश्वास जो ऊंची परवरिश की देन होता है और हम गरीबों में नहीं आता। जिस आत्मविश्वास की बात माननी होती है। मैं चुपचाप उसकी बाइक पर बैठ गया। उसने एक बार गाड़ी स्टार्ट की तो उसके बाद बाइक हवा से बातें करने लगी। युवन, कॉलेज में तो देखा नहीं तुम्हें। मैं कॉलेज नहीं जाता, पापा का कॉलेज चलता है, वही देखता हूँ। और प्रैक्टिकल क्लास में कभी कभी जाता हूँ। लिंक है। LU में कोई काम हो तो बताना। मुझे बस यहीं उतार दो, हबीबुल्लाह हॉस्टल के पास। ओके सी यू। मैंने ये ओके सी यू अपने मुंह से थोड़ी मेहनत करके निकाला था,
ताकि धीरे धीरे मुझे अंग्रेजी की आदत हो जाए और ये अंग्रेजी मेरे मुंह से अटपटी न लगे। रात के 9 बज गए थे। यह एक स्याह रात थी, हालांकि मुझे पता नहीं कि स्याह रात होती क्या है, मगर मैं बीच बीच में बड़े लेखकों की नकल मारता रहूंगा। अंधेरा छाया हुआ था। बॉयज हॉस्टल में तो वैसे भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और यहाँ तो रोशनी भी नहीं थी। हबीबुल्लाह हॉस्टल पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का छात्रावास था। कमरों की लाइटें दूर से जलती दिख रही थीं, जिससे दिशा का ज्ञान हो रहा था। गेट से घुसते ही सामने बड़ा सा मैदान था। मैदान में कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं थी। मैदान के दोनों तरफ ऊंचे बोटेल पाम के पेड़ लगे हुए थे। बीच में कुछ ईंटें पड़ी हुई थीं जो संकेत कर रही थीं कि दिन में वहां क्रिकेट खेला जाता रहा होगा। मेरे अलावा 2-3 सचमुच के उल्लू बीच में ऊ कर रहे थे। डरावना सा हो रखा था माहौल। जहां मैं चल रहा था वहां घास काफी उगाई थी, इसलिए मैं बच बच कर चल रहा था। ओए ओए ओए, उधर नहीं, उधर पानी भरा है। अंधेरे से किसी की आवाज आई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, जो पत्थर पर बैठा हुआ था और जिसके कान के पास थोड़ी रोशनी थी। कोई रात्रिच आशिक था जो नाइट पैक का अकेले में सदुपयोग कर रहा था। 1 मिनट होल्ड करना बाबू, उसने अपने बाबू को प्यार से कहा। उसके बाद हॉस्टलिया रूप में आया। अब भी यार, इस शुक्ला साले को कितनी बार बोला है, पाइप खुला मत छोड़ा कर, हरामी सुनता ही नहीं है। फूलों के बजाय घास सींचता है। कुकुर, भैया रूम नंबर 22 जाना है। किधर पड़ेगा? प्रशांत से मिलना है। 22 नहीं 23 में होएगा। इधर जीने से बाएं ले ले। ये कहकर वो वापस फोन में घुस गए। हाँ बाबू। नहीं, गाली नहीं दे रहा था मैं। वो ये माली है न, वो काम ठीक से नहीं करता। ओके बाबू, तुम्हारी कसम, अब नहीं दूंगा गाली। कॉरिडोर में कुछ लड़के अधनंगे घूम रहे थे, पर ईयरफोन साथ में था जनेऊ की तरह। एक कमरे से धुआं निकल रहा था। एक अन्य कमरे में 2-3 लैपटॉप खुले हुए थे। मैंने उसमें झांका तो सब मुझे घूर कर देखने लगे। मैं आगे बढ़ गया। सब सीनियर ही होंगे। बाकी कमरे अंदर से बंद थे। बरामदे में लगे कॉमन नोटिस स्टैंड पर एक भैया खड़े अखबार पढ़ रहे थे। ये वो समय था जब द हिंदू लखनऊ में रात में या एक दिन देर से आता था। उनसे पूछकर मैं भैया के रूम तक पहुंचा। कमरे में कुंडी नहीं लगी थी, हल्का सा उड़काया हुआ था। अंदर से हल्का सा प्रकाश आ रहा था। मैंने जूते उतारने चाहे तो भैया ने कहा, मंदिर थोड़े न है, ऐसे ही आ जाओ। अरे भैया को तो चश्मा लग गया है। भैया का कमरा बाकी हॉस्टल के कमरों जैसा नहीं था। चीजें करीने से सजी हुई थीं। एक तरफ अलमारी में प्रतियोगिता दर्पण और योजना पत्रिका के ढेर लगे हुए थे, दूसरी तरफ एम लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्र और सुभाष कश्यप फंसे गए थे। पुरानी रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और एससी गुप्ता भी रखी हुई थी। टेबल लैंप जल रहा था, जिससे मुझे आभास हुआ कि मेरे आने से पहले भैया पढ़ रहे थे। भैया काफी बदल गए हैं। चश्मा भी लग गया है। 2 साल में 1-2 बार ही गांव आए हैं। कमरे में 2 तख्त पड़े हुए थे। दूसरा तख्त उनके रूम पार्टनर राहुल का था। उसकी तरफ का सामान तख्त पर ही पड़ा था। गांव में मैं भैया का जूनियर था, पर वो कभी कभी मुझे अपनी टीम में खिला लेते थे। वो विकेट कीपिंग करते थे और स्लिप में कैच फेंककर मेरा मनोबल बढ़ाते रहते थे। मेरा काम था उन्हें सिंगल लेकर स्ट्राइक देना और वो हिट करते थे। अगर गलती से मुझसे चौका चला गया तो मैं गांव भर में हल्ला मचाता था कि क्या कनेक्टिंग शॉट मारा मैंने, चाहे प्रशांत भैया से पूछ लो। अब उन्हें क्या पता कि इन 2 सालों में मैं हिटर बैट्समैन बन गया हूँ। बाउंसर को ऐसा हुक करता हूँ कि सीधा बाउंड्री के बाहर। पर इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। जहाँ हम खेलते थे वहाँ किसी ने जोतकर गेहूं बो दिया है। आज तो आप हमें दिखे थे बाजार में किसी की स्कूटी पे। मैंने अपनी आवाज में शरारत, हक और जासूसी तीनों घोलते हुए बात शुरू की। हाँ, कुछ सामान लेने गए थे छाया के साथ। वो मेरे मन में उठे कौतूहल को खारिज करते हुए बोले। उन्होंने टेबल लैंप बंद किया और बिस्तर पर आराम से बैठ गए। मैंने घर से लाई पेड़े की पन्नी खोल दी, सामान दूसरे तख्त पर फेंका और अपनी 4 दिन की नवाबियत खिड़की के बाहर।
आराम से पगुराते हुए बैठ गया और उन्हें बताना शुरू किया कि शहर कितना पसंद आया मुझे, खासकर यहाँ के लोग। प्रेरणा भी। कौन थी वो? भाभी हैं क्या? मैंने आंखें मटकाते हुए कहा। क्लासमेट है बस, अच्छे दोस्त हैं हम। भैया ने मम्मी के हाथ का बनाया पेड़ा उठाते हुए कहा। वह तीसरा खा रहे थे। मैं गिन रहा था। बेस्ट फ्रेंड्स। हम मिलवाए नहीं। भूल गए कि 4 साल पहले आपकी इश्क की पर्ची हम ही पहुंचाए थे रंजना दीदी को। कोष्टक। दोनों हाथों में सामान लादे हाय कर रहे थे। कैसे मिलवाता तुम्हें उससे? आप देख लिए थे। मैंने पेड़े की पन्नी बांधते हुए कहा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी काफी तारीफ कर रखी है उससे। ऐसे ही मिलवा देता। सही में? मैंने चमकती हुई आंखों से कहा। हम 2-4 लोग ही तो गांव से पढ़ने में निकले हो, बाकियों को तो गांव की राजनीति बर्बाद कर रही है। आईएएस छोड़ो, एक पीसीएस तक नहीं निकला गांव से, सोचो। फिर हल्का रुके और मुझे छेड़ते हुए बोले, तुमसे थोड़ी उम्मीद है। अरे भैया, काहे आप चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं? अभी तो निकले हैं घर से बाहर, ग्रेजुएशन कर लें, थोड़ी दुनिया देख लें। मैंने पेड़े की पन्नी वापस खोल दी। कमरे का दरवाजा अब भी उड़काया हुआ था, कुंडी नहीं लगी थी। एक लड़का पूरे चेहरे पर पाउडर पोते हुए केवल अंडरवियर पहने ही चला आया। कंकाल जैसा शरीर था, दाढ़ी और बालों का वजन बाकी शरीर से ज्यादा होगा। रात के 9 बजे उसे ट्रिमिंग की पड़ी थी। मैं अपनी हंसी और कौतूहल दोनों को दबा रहा था। अब बे प्रशांत यार, ट्रिमर देना अपना। क्या करेंगे आप ट्रिमर का? महोदय, आपने तो पूरे साल दाढ़ी न बनाने की कसम खाई थी। अरे यार, मुझे लग रहा है कि मेरी दाढ़ी में रूसी हो गई है। उसने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा। रूसी? कमाल है, दाढ़ी में रूसी। राहुल को दिया है, उनसे पूछिए। तो वो है कहाँ? प्रेम प्रसंग वार्ता में लीन होंगे अपनी दिल्ली वाली से। ग्राउंड में ढूंढिए उन्हें। अच्छा, तो वो ग्राउंड में राहुल भैया थे जो अपनी गर्लफ्रेंड से बाबू शोना कर रहे थे। दाढ़ी मैन जमाल उन्हें ढूंढते हुए ग्राउंड में चला गया। उसकी अंडरवियर पीछे से फटी थी। प्रशांत भैया मेरा भाव ताड़ गए और हंसने लगे। यहाँ सब सारे ऐसे हैं। इस बार भैया अवधि में बोले। अब लगा कि गांव नहीं भूले हैं। प्रशांत भैया हॉस्टल में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। खाना मेस का लड़का कमरे में लाकर दे गया। वह बाकी विद्यार्थियों को परीक्षा के समय पढ़ा दिया करते थे। भैया ने अलमारी से अचार और देसी घी निकालकर परोसा, जिससे आया देसी तड़का। और बताओ, गांव के क्या हालचाल हैं? सुना है ठाकुर साहब ने दूध का बिजनेस शुरू किया है। हाँ, उन्हें किसी ने बता दिया कि फायदा है। ठीक ठीक चल रहा था गन्ने का ठेका। पता नहीं क्या सूझी। सही तो है, उनके नाम को सूट भी करता है दूधनाथ सिंह दूध बिजनेस। ये कहकर भैया जोर से हंस पड़े। मुझे थोड़ी खींच जरूर हुई कि वह मेरे पिताजी के नाम और बिजनेस पर हंस रहे हैं, पर पिताजी ने बिजनेस ही ऐसा शुरू किया है कि मुझे हंसी में साथ देना पड़ा। मैंने बात बदलते हुए कहा, आप क्यों नहीं आए बहुत दिनों से घर? इस अप्रत्याशित प्रश्न से उनके चेहरे से मुस्कान की रेखाएं गायब हो गईं। कुछ बोले नहीं। खाना खत्म किया, बाहर जाकर हाथ धोया, अंदर आए, तौलिए से हाथ पोंछने हुए और अपने जवाब को व्यंग्य में ढालकर बोले। अरे, गांव वालों का जाहिलपन तो तुम जानते ही हो। जाओ तो पूछते हैं कि भैया 3 साल हुई गवा नखल हो गए, कहून जुगाड़ नाई लाग। उसके बाद इनका लड़का, उनका लड़का, पड़ोस के गांव का लड़का की कहानी सुनाएंगे। उन गंवारों को क्या बताऊं कि 3 साल से ग्रेजुएशन कर रहा था, नौकरी की तैयारी तो अब शुरू की है। मगर वो है कि मुझे आसपास का सफाई कर्मचारी का सिलेक्शन तक सुना जाते हैं। अब सोच लिया है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद ही जाऊंगा गांव। अपनी शपथ के सही होने की सहमति लेने के लिए उन्होंने मेरी आंखों में देखा। हाँ, मुझसे भी 3 साल बाद यही पूछेंगे। मैंने अपनी उंगलियां चाटते हुए कहा, खाना लजीज था, तुम न ये उंगलियां चाटना वाटना भूल जाओ, समझे? पूरा दाल चावल इकट्ठे सान लिया। अरे, थोड़ा थोड़ा लेकर खाओ, कुछ मैनर्स सीखो। सॉरी, मुझे बुरा तो लगा, सोच रहा था कि अचार चाट सकता हूँ या नहीं। छोड़ो वो सब,
शाम को क्या करते हो? कोचिंग से पहले। खाली ही हैं अभी तो। आओ, कल से बैडमिंटन खेलते हैं, शुभस्य शीघ्रम। छाया से मिलवा भी दूंगा। अरे बिल्कुल, बैडमिंटन तो हमार फेवरेट है। मैं बाकी सब कुछ तो यथास्थान था, बस एक चीज मुझमें कौतूहल जगा रही थी। मैंने जाते जाते पूछ ही लिया, और ये कमरे के चारों तरफ सीमाबंदी काहे कर रखी है? अरे, इन पे सर्दियों में अंडरवियर सूखते हैं। अंडरवियर शब्द सुनकर हम दोनों फिर हंसने लगे।